प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में 13 नवंबर को वोट पड़ना है। आप अपने प्रिय मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या निश्चित तौर से आप लोगों ने सबसे पहले तो हमें 2 बार लगातार जिताया, और सिर्फ जिताया नहीं, भारी बहुमत से जिताया है। तो और उस बहुमत का भार हमने उठाने का एक सकारात्मक सोच के साथ में उसको स्वीकार भी किया, और उसके अनुसार हमने काम करने का पूरा प्रयास किया है। और तीसरी बार फिर से आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप लोग तीसरी बार फिर मौका दीजिए और भारी बहुमत के साथ दीजिए, ताकि जो चीज़ें छूट गई हैं हमसे, जो चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं, या फिर आपकी आकांक्षाएं कुछ ऐसी हैं जो हो सकता है कि इन 10 सालों में पूरा नहीं किया जा सका है, आने वाले निश्चित तौर से हम लोग आने वाले 5 सालों में उनको पूरा करेंगे। एक कॉलेज के लिए, और जो 2 हमारी जो बड़ी सिंचाई परियोजना हमने मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए हमने जो सर्वे कराया है, सबसे पहले उसी पे हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। चुनावी सरगर्मी झारखंड में और महाराष्ट्र में इस वक्त चरम पर है, और जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त हम मौजूद हैं, और हम आपको बता दें कि रांची में 7 विधानसभा सीटें हैं। उसमें से एक सीट जो है तमाड़, तो तमाड़ जो है बेसिकली वो जनजाति आदिवासी बहुल है। 90% जो आबादी है वो कृषि पर डिपेंड है, और SC ST यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे हमारे यहाँ पे भाई बहन रहते हैं। और आज हम आपकी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो दिग्गज नेता JMM के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता, जो कि 2 बार से विधायक हैं, विकास कुमार मुंडा जी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मिलवाते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत जोहार। सर, चुनाव का माहौल है, और जनता जो है 5 साल में उसको एक बार अपना मत के अधिकार का उपयोग करने का इस्तेमाल मिलता है, और आप जैसे सेवक लोग हैं ना, विधानसभा पहुंचते हैं और जनता की जो सेवा है वो करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। सवाल यार यहाँ पर ये है सर कि 2 बार आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, 2 बार के आप सिटिंग MLA भी हैं, तीसरी बार पार्टी ने, आला कमान ने, हेमंत सोरेन जी ने, JMM ने आप पे भरोसा जताया, आपको दोबारा मौका दिया। तो तमाड़ में सर क्या पोटेंशियल देखा आपने? तमाड़ में बहुत पोटेंशियल है। आप एक तरीके से देखिए कि आप पोटेंशियल को समझना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने कहने का मतलब ये है कि तमाड़ हमेशा से अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे आपको एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे शिक्षा के क्षेत्र, हाँ, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे इंडिविजुअल लोगों का प्रदर्शन रहा है। और उसके साथ साथ में बीच में क्या हुआ था कि बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, मैं सीधे तरीके से कहूँगा कि नक्सल प्रभाव में ये क्षेत्र एक समय में गया था, और लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 दशक से ज़्यादा समय नक्सलवाद के दंश को भी हमारे क्षेत्र में झेला है। और धीरे धीरे करके हम लोग सभी मिलकर के, सिविल सोसाइटीज़ हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी के पूरे मदद से आपको उस काले युग से हम लोग बाहर भी आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख करके हमारा विधानसभा क्षेत्र आज के दिन में बहुत अच्छे स्थिति में आज के दिन में खड़ा है। हाँ, चुनौतियाँ हर समय के हिसाब से हर जगह अलग अलग होती हैं। तत्कालीन समय की चुनौतियाँ कुछ और थी, आज की चुनौतियाँ कुछ और है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उन सभी बाधाओं को पार करने के बाद भी तमाड़ आगे बढ़ा है, और तमाड़ को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, हमने आपका घोषणा पत्र भी देखा, आपकी उपलब्धियां भी देखी, बहुत सारे आपने काम हम देख रहे हैं कि जो NH है, जो रोड है, सड़कें हैं, चाहे वो अंदर की हो या बाहर की हो, एक जो कनेक्टिविटी है वो उचित और अच्छे से एक सुंदरता दिख रही है, सड़कों पे काम हुआ है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, क्या कहना है इसमें? निश्चित तौर से बुनियादी देखिए, एक स्ट्रक्चर के लिए वही बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम करना तो
सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि सबसे पहले आप बेसिक जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करें, और उसके बाद में क्या कई तरह के रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम था हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में, ठीक है, एनएच हमारे यहाँ से पार हुआ है, लेकिन एनएच के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आप कहीं भी जाते थे तो आज से 10 साल पहले जहाँ से मुझे मिला था, मतलब लगभग सारी सड़कें आपको इतने जर्जर हालत में थे, आप बिजली की स्थितियाँ ठीक नहीं थी, आप कह सकते थे कि सिंचाई की सुविधाओं को लेकर के भी बहुत बड़ा गैप दिखता था। लेकिन इन 10 सालों में हमने इन सभी तीनों चीज़ों पे एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने काम किया, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे सिंचाई परियोजनाओं की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के बात हो। आज हम कह सकते हैं कि इन तीनों सब जो बेसिक जो एक बुनियादी सुविधा होनी सबको मिलनी चाहिए, उस पर बहुत बेहतर काम हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 100% कर दिया है, इस पर और अभी काम करना बचा हुआ है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी हम लोग सड़कें नहीं पहुँचा पाए हैं, वो भी हमारे टारगेट में है। लेकिन अगर आप इन 10 सालों में देखेंगे तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक्टिवली आगे बढ़े हैं, हम लोग पीछे की तरफ नहीं गए हैं। नहीं तो पहले ये देखने को मिलता था कि हमसे पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारे पिताजी ने तो एक समय तक बहुत कुछ लाने का प्रयास किया, उन्होंने शुरू किया, लेकिन उसके बाद एक टर्म लगभग हम लोग नहीं थे, हमारे पिताजी की भी हत्या हुई, उसके बाद से चीज़ें यहाँ भय के माहौल में भी बीता, तो कोई चीज़ को काम करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था शुरुआती दौर में हम लोगों को। लेकिन फिर भी इन सभी बाधाओं को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, और जहाँ हमें मिला था उससे हम ये कह सकते हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को हमने हम आगे लेकर के आए हैं, और इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग लगातार काम भी करेंगे। विकास जी, 10 साल पहले जो विधानसभा तमाड़ की जो स्थिति थी और आज ठीक 2024 में 10 साल के बाद जब आपके 2 टर्म आपके पूरे हो गए, तीसरा टर्म आपको जनता आशीर्वाद देगी, तो वो जो बदलाव है, जो 2 बड़ा बदलाव जो आपका ड्रीम था कि ना नहीं मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम यहाँ पे बदलाव लेकर के आएंगे, वो काम बताइए जनता को। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, 2 क्या मैं कई काम गिनवा सकता हूँ, लेकिन प्रमुख रूप से मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। आपने 2 पूछा, मैं 3-4 सब भी बता दूंगा मैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक की लिस्ट लंबी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सड़कों में तो हम लोग ग्रामीण सड़कें हैं, छोटी हैं, बड़ी है, सबों के ऊपर हम लोगों ने काम किया, लेकिन मेन एक हमारे यहाँ 2 सिंचाई परियोजनाएँ थी। एक जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है आपको कांची नहर सिंचाई परियोजना, वो पूरी तरीके से मृत अवस्था में था। उसका आप ये कह सकते हैं बीआरबी क्षतिग्रस्त हो गया था, हम लोगों ने बीआरबी बनाया। उसके बाद में अभी आपको हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि 100% हम लोगों ने मेन जो मुख्य कैनाल जो थी उसका 100% हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में निर्माण कार्य पूरा करा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जितना भी सिंचित क्षेत्र था उस सिंचाई परियोजना का, वो वहाँ कोई ऐसा खेत नहीं है जहाँ पानी नहीं पहुँचा इस बार। और दूसरा क्या था कि ये 1963-65 में बनी थी दैट टाइम, और उस समय पे आप सोचिए बस वो कच्ची नहर थी, ठीक है, कच्ची नहर थी, उसको पूरा हम लोगों ने पक्का करा दिया। वो करीब करीब आपको मैं कह सकता हूँ कि पक्की कैनाल की अगर बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 60 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोगों ने कैनाल, मुख्य कैनाल का पक्कीकरण कराया है। 60 किलोमीटर का कैनाल का आपने उसको रीडेवलपमेंट वगैरह रिकंस्ट्रक्शन? बिल्कुल बिल्कुल। उससे पूरे विधानसभा में, पूरे विधानसभा नहीं, वो करीब एक प्रखंड का, हमारा सबसे बड़ा प्रखंड जो है तमाड़, उसका लगभग आप ये कह सकते हैं कि 40% हिस्सा सिंचित करता है, और एक प्रखंड हमारा अड़की है जिसका 10% आप कह सकते हैं कि वो सिंचित करता है। तो एक बड़ा नंबर है। आप सोचिए कि उस टाइम पे बड़ी पुरानी योजनाएं थी, वो एकदम मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, हमने तो बस उसको जिंदा किया तो उसकी वजह से लोगों के खेत में पानी भी पहुंचा। उसके साथ साथ में आपको कई और 2 डैम थे, जिरगाली डैम था, उसको हम लोगों ने उसका डैम तो बना हुआ था लेकिन उसका पानी का लाभ कभी किसी को नहीं मिला। मेंटेनेंस के साथ साथ कैनाल वगैरह बनी हुई नहीं थी, हमने उसका कैनाल निर्माण कार्य कराया। उसके बाद में आप देखेंगे हमारे यहाँ अड़की प्रखंड में एक 100 कोटी डैम था, वो पूरी तरीके से टूट गया था, उसका पुनर्निर्माण हमने कराया। हम तो कहते हैं कि पुरानी ही योजनाएं इतनी सारी है
जिसको अगर ज़िंदा कर दिया जाता है उस समय में भी, तो हमको लगता है कि लोगों को उसका लगातार लाभ मिलता। लेकिन हम लोगों के आने के बाद में हम लोगों ने उसको देखा कि भाई हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विरासत में हम लोगों को पहले से मिला हुआ है, लेकिन वो ऐसी मेंटेनेंस या फिर उसको कह सकते हैं कि आप उसको अगर सही तरीके से देखभाल किया जाता तो वो एक लंबे समय तक लोगों को सीधे तरीके से लाभ पहुंचाता। तो ये सब कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको हम लोगों ने, जो मृत प्राय स्थिति में थी, उसको हम लोगों ने जीवित किया और आज के दिन में लोगों को बड़े पैमाने पर लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। उसके साथ साथ में आपको हम बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ अनुमंडल बना हुआ था, हमारे पिताजी ने अनुमंडल यहाँ पे स्वीकृत कराया था, लेकिन अनुमंडल का कोई कार्यालय या स्ट्रक्चर कुछ नहीं था। तो उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बनाया भी और आज के दिन में वो लोगों को उसकी सेवा भी मिल रही है। साथ साथ में अब अस्पताल हमारा एक था, अनुमंडल अस्पताल, नामकरण जरूर हो गया था लेकिन वो कब पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं था। वो एक खंडहर की जैसी स्थिति थी, उसमें उसको हम लोगों ने फिर से निर्माण कार्य करा के कंप्लीट करा करके उसको आज के दिन में शुरू भी करा दिया। और मैं आपको बता देता हूँ, उस अनुमंडल अस्पताल में आपको आज के दिन में डायलिसिस भी होता है और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पूरे आसपास के लोगों को डायलिसिस कराने के लिए रांची जाकर के नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं हमारे बुंडू अनुमंडल अस्पताल में आकर के आप डायलिसिस करा सकते हैं और उसमें 1 रुपये भी आपके खर्च नहीं होंगे। उसके साथ साथ में स्पेशलिस्ट आपके डेंटिस्ट बैठते हैं। उसके साथ में आपको ऑर्थो गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, प्रसूति विभाग जो सब वो सभी सारी बुंडू में है। ये सारी सुविधाएं बुंडू में आज के अनुमंडल अस्पताल में आपको हम लोग दे रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं पे आप बात कर रहे हैं, एक क्योंकि जो ग्राम पंचायत होता है, क्योंकि ग्राम से भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे पीएचसी होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर उससे थोड़ा ऊपर हम चले आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, सामुदायिक हो गया। तो अभी कितने बेड का चल रहा है? नहीं, देखिए, ये इस पे काम करना भी बाकी है। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में रघुवर दास की सरकार रही, हम लोग कई बार विधानसभा में प्रश्न उठाते रहे। मैं तो अनुमंडल अस्पताल को लेकर ही सबसे पहले जो हमारे पास में ऑलरेडी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो पहले आ जाए, उसके बाद वो तो नीचे जाए हम लोग। तो हम लोग मेरे कई बार प्रश्न करने के बाद भी इसके ऊपर कभी किसी तरीके से कोई ध्यान तत्कालीन सरकार का नहीं रहा, सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार आई 2019 में, और उनके ही निर्देशन में आप कह सकते हैं, उनके सरकार के मार्गदर्शन में, उनके सपोर्ट में, जैसे 19 से 24 तक बिल्कुल, तो उसका लाभ मिला। और अभी हम कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट करने में हम लोग कामयाब हो पाए हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये क्या समझ सकते हैं, 50-100 बेड का यहाँ पे नहीं, 50 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, एक 50 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका काम चल रहा है। हमको लगता है विदिन 8 to 10 मंथ्स वो रेडी भी हो जाएगा। और अनुमंडल अस्पताल में हमको लगता है कि 25 बेडेड हॉस्पिटल है। 25 हाँ, 25 बेडेड। 50-100 तक नहीं पहुँच नहीं, अभी हम अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने कहा कि हम लोग उस और आगे बढ़े हैं। अभी हम लोग प्राथमिकताओं पे आने वाले समय में ये रखे हैं कि पंचायत लेवल पे हम एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का प्राइमरी है। हाँ, बिल्कुल, उसी पे बात कर रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम पंचायत लेवल पे ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करें कि लोगों को कम से कम फर्स्ट एड तो जरूर वहाँ से मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में कुछ अगर ज़्यादा दिक्कतें हैं तो अनुमंडल अस्पताल आए, अनुमंडल अस्पताल, या फिर जो आपको प्रत्येक प्रखंड में हमारा CHC बना हुआ है वहाँ चले जाए। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उसको एक रखा है आने वाले समय का प्लानिंग में, कि अभी हमने अनुमंडल स्तर पे और प्रखंड स्तर पे हम लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले से काफ़ी बेहतर किया है, पहले से बेहतर किया है। लेकिन अब ये है कि जो सुविधाएं आज के दिन में आपको प्रखंड स्तर पे मिल रही हैं, उसका एक पार्ट आपको पंचायत में लोगों को इसका लाभ मिल जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे सुदूर क्षेत्र भी हैं, साथ में कई ऐसे पंचायत भी हैं जो प्रखंड मुख्यालय से आपको मान के चले 25-25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग चाहते हैं, मेरा एक अपना भी विजन है कि वैसे रिमोट एरिया में, दूर रिमोट एरियाज़ हैं, फिर आपको प्रखंड मुख्यालय से जिनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, वैसे जगहों पे कम से कम पंचायत स्तर पे लोगों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की सुविधा मुहैया कराने का हमारा अगला उस पर मतलब प्रयास नहीं, उसके लिए उस पर प्रयासरत हैं। और ये हमारे आने वाले 5 वर्षीय जो कार्यकाल
हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें देती है तो निश्चित तौर से हम लोग इसको पूरा करेंगे। और भी काम करेगा सर। आप क्योंकि विकास जी युवा हैं, पानी ले लीजिए, पानी रखा हुआ है, पानी ले लीजिए। तो विकास कुमार मुंडा जी युवा हैं और एनर्जी है, ऊर्जावान हैं। सर, युवाओं के लिए आपकी सरकार ने घोषणा करी थी 5 लाख रोजगार की, क्या क्या उसकी स्थिति है और आप अपने तमाड़ में युवाओं के लिए आप कितने प्रतिबद्ध हैं, क्या बताना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सरकार ने, हमारी पार्टी ने घोषणा जरूर की थी, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारी घोषणाओं को रोकने के लिए नियोजन नीति सरकार ने लाई, उसको रेट करने के लिए पहुंच गए आपको भाजपा के नेता। तो हमने तो इच्छा शक्ति रखी थी कि भाई हम अच्छी नियोजन नीति ला करके यहाँ के बच्चों को रोज़गार देंगे, लेकिन सारे जितने भी आपको हम सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसको तो हर चीज़ में रोड़ा अटकाने का काम तो हमारे विपक्ष के साथ ही करते हैं। और दूसरा क्या है कि ये अपने समय में आप देखिए कि भाजपा ने अपने समय में कितने लोगों को रोज़गार दिया। दूसरा, भारत सरकार तो बोल के आए थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो अपने बारे में तो कुछ बोलते नहीं हैं। और लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम दूसरों की बातों पे ना बातें करके हम अपने कमिटमेंट पे हमेशा आज भी अडिग हैं कि हम लोग अपना काम करेंगे। बाकी विपक्ष के लोगों को जो कहना है कहें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपना काम करना है। सर, एक चीज़ है ना, मैंने देखा आपकी उपलब्धि भी, आपने जो हमें दिख भी रहा है, जो ज़मीनी स्तर पे जब हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है बाहर की तरफ। अंदर की ग्राम पंचायत की हालत की उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक कहावत बोली गई है कि जो राजा होता है, राजा का महल होता है और फिर है ना प्रजा होती है। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महल भी है, राजा भी है और क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन जो यहाँ की जो जनजाति है, जो SC ST लोग हैं, जो अब जो यहाँ के लोग हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। सर, पलायन करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, रोज़गार की स्थिति नहीं है, माता बहनों के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। ये सारी रिपोर्ट हमारे पास है। उस पे सर आप आगे, अगर आपके देवतुल्य जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दिया, आपकी अगर सरकार आपकी इंडिया अलायंस की बनती है, तो आप विधानसभा में खड़े होकर के सीना 36 इंच का या ताल ठोक करके आप क्या सरकार से काम करवाएंगे कि जी हमें हमारे इलाके से कोई भी व्यक्ति है ना बाहर काम करने के लिए ना जाए, या माताएं बहनों को है ना प्रताड़ना सहना ना पड़े, माइग्रेट ना हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, ये दिक्कतें? देखिए हर जगह की अपनी अपनी चुनौतियां हैं और ये जो जिन विषयों को आपने कहा है वो भी एक चुनौतियां हैं। आप देखिए कि सरकारी स्तर पे और तकनीकी रूप से देखिए हमारे साथ में आप कह सकते हैं ST और SC के लिए स्पेशली जितने भी शेड्यूल एरियाज़ हैं, आपको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब देखिए कि हमारे संरक्षण के लिए कई कानून बने हुए हैं, लेकिन आप इसको अगर रोज़गार के रूप में अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये कानून हमारे लिए बाधाएं भी एक तरीके से आ जाती है। अब जैसे बैंक लोन हमें नहीं देता है, बैंक का हमें कोई सपोर्ट नहीं, और आप ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में ST और SC कम्युनिटी को आप अगर लैंड मॉर्गेज करके भी अगर आप लोन लेना चाहें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये है कि बैंक का हमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार अपने स्तर पे आप देखें तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत में एक योजना चला रही है, उसके तहत में सरकार लोगों को लोन भी आपको करीब कह सकते हैं 60% के आपको सब्सिडी पर लोगों को लोन भी दे रही है विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है कि हम लोग इस दिशा में लोगों को रोज़गार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 5 साल क्या कहेंगे, 2 साल तो कोरोना का ही हमारे चला गया। 3 साल में आप 100% काम 100% चीज़ों को संतुष्ट कर लेंगे, ये भी संभव, ये कहना बहुत अर्ली हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है कि हम आपको भले बैंक सपोर्ट ना करे, लेकिन सरकार आपके सपोर्ट में खड़ी है और हम लोग अपने स्तर से भी और सरकार अपने स्तर से भी लोगों को प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। हम लोग एक सकारात्मक प्रयास से आगे बढ़े हैं और मेरा ये मानना है कि इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। हम लोग इसमें तेज़ी लाएंगे निश्चित तौर से। और आपका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इशू होता है, देखिए जितने भी इश्यूज़ आए हैं
उन पे कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये मानना है कि आपके माध्यम से ये निवेदन करेंगे, अगर इस तरह के जो लोग संलिप्त किन्हीं लोग को भी सूचना मिलती है तो निश्चित तौर से हमें या प्रशासन को सूचित करें, ताकि इन सभी के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सभी लोग पहल कर सकें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि देखिए, कोई एक व्यक्ति इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसमें क्या है कि सभी की भागीदारी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपको सिविल सोसाइटीज़ है, चाहे हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, उन सभी के प्रयासों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति, और मैं आपके माध्यम से आपके सभी आपकी मीडिया कम्युनिटी से भी आग्रह करता हूं कि जहां इस सब चीज़ों की सूचना मिलती है तो प्रमुखता के साथ वो खबर बनाए, दिखाए, ताकि किसी के नज़रों से ये सब चीज़ें बचे नहीं। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा क्राइम है, और ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि बहुत सख्ती से दंडित करने की ज़रूरत है। सर, अंत में एक सवाल और कि 10 साल का कार्यकाल रहा, 2 साल उसमें माइनस कर देते हैं कोरोना के। पानी पी लीजिए सर। अब थोड़ा आप लोगों की भागा दौड़ी ज़्यादा हो रही है, अब टाइम भी कम है और समझ सकते हैं, और हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो 10 साल के कार्यकाल में सर 2 साल माइनस कर देते हैं, 8 साल में सर। और अभी हमने उपलब्धियों में और घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ी चीज़ हमने मिसिंग देखी, जिस पे हम अभी बात ही कर रहे थे। लेकिन हम आपसे ये कमिटमेंट, अब तमाड़ विधानसभा जो क्षेत्र है, ये यहाँ के वोटर्स को, यहाँ के मतदाताओं को हम ऑन रिकॉर्ड आश्वासन आपसे लेना चाहते हैं कि जो मिसिंग है अभी हमारे घोषणा पत्र में भी मिसिंग है, हमारे पूर्व में उपलब्धियों में भी वो चीज़ नहीं है, कि एक तो सिंचाई पूर्ण रूप से अगर पानी मिल जाएगा, क्योंकि 90% ये इलाका एग्रीकल्चरल बेस्ड है, एक ये आ जाए, और क्योंकि जो यहाँ के जनमानस हैं उनको रोजगार मिल जाए, तीसरा हमारा हेल्थ फैसिलिटी सर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं ना, ये 5 साल में आप क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं जो गैप रहा है? निश्चित तौर से देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सिंचाई के लिए, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि सिंचाई के संबंध में हमने एक काम किया कि भाई पुरानी पड़ी हुई योजनाएं जो मृत अवस्था में थी, जो इतने बड़े इलाकों को सिंचित करती थी, उसको हम लोगों ने जिंदा करने की एक कामयाबी जरूर प्राप्त की। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे। हम तो कहे हैं कि एक सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने राजनीति को हमेशा प्रगतिशील रवैये के साथ में रखा है। कभी ऐसा नहीं किसी जगह पे जा कर के रुक जाना है या फिर फुल स्टॉप लगा देना, ये हमारी डिक्शनरी में कभी नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि तमाड़ में और ख़ासकर बुंडू में हमारे 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक कांची और दूसरा करकरी नदी। हम लोगों ने उसके पानी को साल भर इस्तेमाल करने का एक प्लान बनाया। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने एक मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है, जो गिरिडीह में और दुमका में शुरू हुआ है। हम लोगों ने उसका भी दोनों नदियों पे सर्वे करा लिया है, ठीक है। और आने वाले समय में आपको हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि नदी के दोनों तरफ, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ आपको इन दोनों नदियों का पानी हम लोग साल भर इस्तेमाल करेंगे। और आप अभी जो काम चल रहा है आपको दुमका में और गिरिडीह में, हमको लगता है कि आपको उसके मॉडल को देखना चाहिए। कम खर्च में एक बड़ी आबादी को, जो जितने भी जीवंत नदियां हैं जिसमें साल भर पानी रहता है, वहाँ पर आपको अब देखेंगे कि इस तरीके से इरिगेशन का सिस्टम बनाया जा रहा है कि वहाँ पर लोग साल भर खेती करेंगे। और हम लोग कई स्पॉट्स ऐसे हैं, जैसे कई डैम्स वगैरह हम लोग का क्षेत्र में प्रोजेक्टेड है, सब पाइपलाइन में है, अंडर पाइपलाइन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो योजना आपको सहूलियत के हिसाब से बन सकती है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हर जगह डैम तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, हर जगह आप चेक डैम नहीं बना सकते, वो संभव। देखिए तो जो फिजिबिलिटी जिसका जो एरिया के हिसाब से जो फिट हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसकी तैयारी करके रखी हुई है। आपकी सरकार अगर आती है पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत सोरेन जी की, तो आप अपने विधानसभा वालों को, अपने जनता को, जनमानस को
देवतुल्य जनता को, आप यहाँ पे रोजगार और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि आपकी जो घोषणा पत्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और इंडिया अलायंस की, उसमें बहुत सारी स्कीमें अभी 1000 रुपये में ये योजना में मिल रहा है, वो 2500 हो जाएगा। सिलेंडर कम सस्ते दामों में, बिजली 200 यूनिट फ्री रहेगी, जो जिनका बकाया बिल है वो सब माफ़ होगा। ये सारी चीज़ें जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये सब मिलनी चाहिए। लेकिन अभी जो विधानसभा के वासियों को जो दो चीज़ों की जो बड़ी ज़रूरत है, एक रोज़गार के लिए आपने बोला आप सिंचाई आप कर, उस पर पूरा आप प्रतिबद्ध तैयारी कर रहे हैं। रोज़गार के लिए पलायन ना हो और हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। पहले अब शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छी काया रहेगी, अच्छा शरीर रहेगा, पेट भर रहा होगा तो आदमी का दिमाग भी चलेगा और सारी चीज़ें होंगी, उस पर प्रतिबद्धता रहेगी। बिल्कुल निश्चित तौर से। देखिए, एक हमने कहा, हम एक चीज़ को हमने सीखा है अपने राजनीतिक जीवन में कि सामने आपको आपके जो भी चुनौतियां हैं उनको सबसे पहले एक्सेप्ट करके उनका सामना करना है, उसका समाधान निकालना है, फिर अगली चुनौतियों की तरफ अपने आप को अग्रसर करना है। ठीक है, तो अभी तक हमारे सामने जितनी चुनौतियां हैं उनका सामना हम लोगों ने किया, उसका समाधान भी किया, उससे हम लोग आगे बढ़े। अब ये सामने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमने अभी भी कहा कि हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे हेल्थ के स्ट्रक्चर को सुधारने में एक पहल की है। इसमें और भी ज़रूरत है काम करने की, जिसको आने वाले 5 साल में हम लोग कमिटमेंट है। अभी तक जितना काम किया उससे और बेहतर करेंगे। और मैंने अभी जैसे कहा कि भाई पंचायत स्तर पे लोगों को मिनिमम फर्स्ट एड जरूर मिले, इसके लिए हम लोग निश्चित तौर से काम करेंगे। और जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, रोज़गार के लिए मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले, चूँकि पूरा 90% आबादी जो हमारे पूरा विधानसभा क्षेत्र का है वो कृषि आधारित है और कृषि से ही सब अधिकतम लोगों का जीवन यापन होता है। तो हम आपको अभी कहें कि सभी जगहों के लिए हम लोग एक रास्ता हम लोग बनाए हैं कि किस तरीके से साल भर हम सबको पानी दे सकते हैं, और उस पर मजबूती से आने वाले 5 साल में हम लोग काम करेंगे, ताकि जैसे अभी क्या होता है कि 6 महीने खेती होने के बाद में वो बाकी लोग तो काम होता नहीं है, तो वो लोग सभी अपने अपने रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो जब हम अपने ही यहाँ ही पूरे 12 महीने का आपको स्वरोजगार देने की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से जो पलायन की जो समस्या है वो भी घटेगी। उसके साथ साथ में एक और हमारी बड़ी प्लानिंग है कि एजुकेशन में हमारे यहाँ जैसे देखिए एक ही डिग्री कॉलेज है, ठीक है, तो हम लोगों ने दो प्रखंड है, दोनों प्रखंडों में प्रोजेक्टेड आपका डिग्री कॉलेजेस है अभी लाइन में, और दोनों एक जगह पे तो ज़मीन के अलॉटमेंट के लिए भी लेटर निकल गया है। तो संभवतः मुझे लगता है कि पहले साल में ही एक डिग्री और डिग्री के साथ पीजी कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हम लोग कर लेंगे। और दूसरा एक अड़की प्रखंड में हम लोग, चूँकि वो थोड़ा इलाका इस तरीके से खुदकटी एरिया हमारा पड़ता है, तो हम ज़मीन की मांग कर रहे हैं ग्रामीणों से। अगर सारे लोग राज़ी हो जाते हैं तो फिर ज़मीन की जो दिक्कत है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ भी एक डिग्री प्लस पीजी के लिए हमारी प्लानिंग। उसके साथ साथ में हमने एक पिछला जो हमारा विधानसभा सत्र रहा, हमने एक मांग किया था कि वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में आपको वहाँ के आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए, और वहाँ का जो स्पेशल आपको हर स्टेट का अपना अपना कल्चर है, उसको बचा के रखने के लिए उन्होंने अपना एक अलग सा यूनिवर्सिटी बनाया है। ठीक है ना, तो हमने भी यही कहा था कि भाई आप अपने स्टेट में भी एक, हमारे स्टेट में जितने हर जगह का अलग अलग कल्चर है, हर पार्ट का, उसको बचा कर रखने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए उसको एक तरीके से आप स्टडीज़ का एक पार्ट बनाए। क्योंकि हमने वो घोषणा पत्र में देखा, आपने वो चीज़ बहुत ज़रूरी भी है, अपनी परंपराओं को, अपनी रीतियों को, अपने कल्चर को बचाए रखना। उसके संबंध में आपको उसके संबंध में हमने एक गैर सरकारी संकल्प भी लाया था, प्राइवेट बिल, और उसमें सरकार के द्वारा कमेटी भी फॉर्म हो चुकी है। उम्मीद रखिए कि हम लोग इसको जैसे ही जनता का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होगा तो निश्चित तौर से इस पर हम सबसे पहले काम करेंगे हम लोग। और एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि सिर्फ तमाड़ विधानसभा के लिए नहीं बल्कि पूरा स्टेट के लिए होगा। ठीक है, चूँकि बंगाल, वेस्ट बंगाल हो चाहे उड़ीसा, इन्होंने अपने कल्चर को रिजर्व किया है, बहुत अच्छे तरह से संरक्षित किया है। और वो स्टडीज़ का पार्ट इसलिए भी होना चाहिए कि लोग, आप देखिए कि आप जितने भी हमारे लोकगीत हैं या फिर हमारे नृत्य हैं, हमारे संगीत हैं,
आप देखिए वो सिर्फ आज के दिन में हमारे विलुप्त होते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ही आज के दिन में वो दिखते हैं। आप जाएंगे तो आपको निश्चित तौर से उसकी झलक दिखेगी। लेकिन जैसे आप शहरों की तरफ जाते हैं तो लगता है कि वातावरण कुछ शहरी हो गया या फिर मॉडर्न हो गया, नहीं पता लगा। ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इवन मैं सिर्फ झारखंड की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सभी स्टेट में सभी स्टेट अर्बन एरिया में आप जैसे जाएंगे तो आपको चीज़ें बदल सी जाती दिखती है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपका आर्ट, आपका कल्चर ही आपका सही मायने में आपका आइडेंटिटी है। इसको किसी भी सूरत में किसी को नहीं भूलना चाहिए। तो उसी ये मेरी एक प्राथमिकता के आधार पर मैंने सोचा था कि मेरा ड्रीम भी है कि इसको हम पूरा करें। बहुत सर, और लास्ट में सर प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में 13 नवंबर को वोट पड़ना है। आप अपने प्रिय मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या आप? निश्चित तौर से आप लोगों ने सबसे पहले तो हमें 2 बार लगातार जिताया, और सिर्फ जिताया नहीं, भारी बहुमत से जिताया है। तो और उस बहुमत का भार हमने उठाने का एक सकारात्मक सोच के साथ में उसको स्वीकार भी किया, और उसके अनुसार हमने काम करने का पूरा प्रयास किया है। और तीसरी बार फिर से आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप लोग तीसरी बार फिर मौका दीजिए और भारी बहुमत के साथ दीजिए, ताकि जो चीज़ें छूट गई है हमसे, जो चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं, या फिर आपकी आकांक्षाएं कुछ ऐसी हैं जो हो सकता है कि इन 10 सालों में पूरा नहीं किया जा सका है, आने वाले निश्चित तौर से हम लोग आने वाले 5 सालों में उनको पूरा करेंगे। सर ये बात तो हो गई 23 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपको बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आपको तमाड़ विधानसभा की जनता है ना विधानसभा भेज देगी। तो प्रथम प्रायोरिटी में 2 चीज़ें आप प्रॉमिस जो आपके बड़े जो है सबसे पहले आप कर डालेंगे, वो बता दीजिए विधानसभा की जनता को, जो सब पहले ही आपकी शपथ ग्रहण में सरकार जब बन जाएगी, क्या आप कर देंगे? देखिए, एक तो कॉलेज के लिए मैंने कहा आपको, एक कॉलेज के लिए, और जो 2 हमारी जो बड़ी सिंचाई परियोजना हमने मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए हमने जो सर्वे कराया है, सबसे पहले उसी पे हम लोग काम करेंगे। एक यहाँ पे हमने एक समस्या देखी, वो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा आपको उस पर हंसी भी आएगी, अटपटा भी लगेगा, कि जो आबकारी विभाग है, डिपार्टमेंट है, जो शराब है जो सरकारी ठेके पे बिकती है, वो MRP से ऊपर 20 रुपये ऊपर बिक रहा है, और कहते हैं कि डायरेक्ट ऊपर पैसा जा रहा है। क्या है सर ये? मेरा ये मानना है कि जिनको भी शिकायत है वो या तो हम लोगों के पास में शिकायत कर दिया, तो प्रशासन के पास शिकायत करे, कार्रवाई होगी निश्चित तौर से। देखिए, किसी के आप अगर मान के चलिए आपसे कोई पैसे ले रहा है MRP से ज़्यादा और आप दे रहे हैं, तो एक तरीके से ये मान के चले आप भी उसके अपराध में शामिल हैं। लेने वाला जो है ठीक, वो कह रहा है कि हम सीना चौड़ा करके कह रहा है कि आप कोई भी हो हम लेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है, शासन प्रशासन का सरकार को कोई खौफ नहीं ऐसा नहीं है, ऊपर तक हम भेज, वो ठीक है। जो बोलने वाले हैं उनको हमको लगता है कि तो आप ही से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा कोई बोलने वाले, उनको वीडियो फुटेज बनाइए, उसके बाद उसके बारात हम निकलवाते हैं। निश्चित तौर से वैसे लोगों की बारात निकलवाएंगे। और इस बार जो दूल्हा है, जो CM का जो ताज है, दोबारा तीसरी बार यहाँ पर हेमंत जी के सर पे वो ताज पहना जा रही है। निश्चित तौर से राज्य के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता आज के दिन बन के उभरे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, और उन्होंने एक तरीके से एक लंबी लकीर खींची है अपनी योजनाओं के साथ में, और ये दिखाया है कि पॉलिटिकल विल से क्या क्या चीज़ों को करा जा सकता है, और ये भी बताया है कि राजनीतिक रूप से उनको कोई झुका भी नहीं सकता है। ठीक है, झुकाने का प्रयास जरूर किया गया हमारे विपक्षियों के द्वारा, लेकिन उनके विल को जीवन में वो कभी झुका नहीं सके का शिकंजा फिर वापस कोर्ट ने रिहा कर दिया। देखिए, एक चीज़ है ना कि किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो आपको एविडेंस चाहिए। आप सिर्फ किसी आधार पर, किसी के कहने पर किसी को जेल में डाल देते हैं, तो ये साफ दिखता है कि आपकी मंशा क्या है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप परेशान कर रहे हैं, तो परेशान करने की मानसिकता है। चलिए, इतना हेमंत सोरेन जी के परिवार ने बहुत कुछ झारखंड आंदोलन के क्रम में भी अपने आप को सर्वस्व झोंक करके बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है। तो गुरुजी के बेटे हैं, इतना जल्दी कोई उनको झुका देगा ये तो संभव ही नहीं है। जल्दी क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको कोई झुका ही नहीं सकता है। और उनके इस
व्यक्तित्व से हम लोगों का भी मनोबल काफ़ी बढ़ा है। विकास जी, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। आपने समय दिया, बातचीत करी, सारे मुद्दों पे आपने खुल करके बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद।